देश का मुद्दा हम आमंत्रित करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी साहब, कृपया मंच पे आए। बीजेपी के लीडर दिग्विजय सिंह, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस, कृपया मंच पे आए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, प्रेसिडेंट एआईएमआईएम, प्लीज आप मंच पे आए। हम लोग का विषय देश का मुद्दा है, लेकिन ऐसे वक्त में हम अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिस वक्त राजकीय सम्मान के साथ जयललिता का अंतिम संस्कार इस वक्त मरीना बीच पर चेन्नई में हो रहा है। और हिंदुस्तान की सियासत के केंद्र में क्या वाकई जयललिता को आज के वक्त किस रूप में देखा जाए? हमको लगता है शुरुआत आज इसी से कहेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आप कृपया माइक उठाएं। क्या क्षेत्रीय राजनीति के तौर पर जयललिता भारतीय राजनीति को प्रभावित कर गई या करती रही? नहीं, जयललिता एक प्रकार से क्षेत्रीय नेताओं में एक अभूतपूर्व नेता थी, क्योंकि उसकी सोच जो थी वो तो एक राष्ट्रीय सोच थी, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते जो द्राविड़ा आंदोलन से निकला, जो वैसे वो आंदोलन पहले पृथकवाद की आंदोलन थी, और धीरे धीरे जब एमजीआर ने टूटकर बाहर आए तो थोड़ा परिवर्तन आया और जयललिता उसको और थोड़ी धार्मिक करके उसकी चरित्र बदली, परंतु फिर भी जो आधार था वो एक तमिल आइडेंटिटी की पर आधारित था। तो इसमें वो बैलेंस करते आए। उनकी जगह किसी को अब लेने के लिए तमिलनाडु में कोई ऐसा दिखता नहीं है। तो थोड़ी दिन ऐसी चलेगी जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में चलती थी, खिचड़ी बनेंगे, लेकिन आखिर में परिस्थिति कोई नया पैदा करेगा मैं नहीं जानता, बट आज की परिस्थिति में उनकी जाने से बहुत बड़ा खाई पैदा हुआ है। दिग्विजय सिंह जी, क्या ये माना जाए, क्योंकि शुरुआती दौर में जो पहला दिन था हमारे ख्याल से जब 1989 जिस समय विधानसभा के भीतर जयललिता जी के साथ जो कुछ हुआ था, उस वक्त कांग्रेस ही साथ खड़ी थी, लेकिन 27 बरस हो गए और 27 बरस की राजनीति में क्या मौजूदा वक्त में आपको लगता है कि कांग्रेस का दखल तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता के ना रहने के बाद किसी नए तरीके से हो सकता है? सबसे पहले तो मैं जयललिता जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा कि अत्यधिक प्रभावशाली बहादुर महिला थी और उनका अपना अलग करिश्मा था। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हम लोगों ने हमेशा से इस बात की कोशिश की है कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, और चाहे एआईडीएमके हो चाहे डीएमके हो, मोटे तौर पर वे एक एंटी कम्युनल सोच के लोग रहे हैं। तो इसलिए हमारा उनको समर्थन कुछ समय एआईडीएमके को भी रहा और डीएमके को भी रहा। आगे क्या होता है ये अभी कहना बहुत संभव नहीं है। जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनकी केवल एक लीडर की धुरी पर रहती हैं, उनमें क्या आगे चलकर होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ओवैसी साहब, आप भी एक एआईएमआईएम के एक पहचान के तौर पर एक ऐसा फेस हैं जिसके बाद दूसरा फेस कौन हो एक मुश्किल होती है। और आपकी इरादे मेरे ताल्लुक से अच्छे नहीं नजर आ रहे। मैं जिंदा रहना चाह रहा हूं, मेरी सेहत अच्छी है, आपके इरादे ठीक नहीं है सर। नहीं, हम उस सियासत को जरा समझना चाह रहे थे जिस सियासत में 80 के दशक में हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत तेरे छत्र पैदा हुए जो रीजनल लीडर्स थे और उन्होंने भारत की नेशनल पॉलिटिक्स को डिगाया। उसमें एक जयललिता भी है और यूपी बिहार में भी हम लोगों ने देखा। तो क्या मौजूदा वक्त में आपको लगता है कि ऐसे क्षेत्रीय नेता जैसे जयललिता थी, ये भारतीय राजनीति में एक ऐसा आधार स्तंभ है जो चुनौती देती है नेशनल पॉलिटिक्स को? मेरा मानना यह है कि ना सिर्फ रीजनल लेवल बल्कि नेशनल लेवल पर भी कोई अब ऐसा कोई पैन नेशनल लीडर उभरने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब जितने भी जो लीडर्स हैं, इनके बाद कोई ना नेशनल लीडर रहेगा ना कोई रीजनल लीडर रहेगा। एक अलग किस्म की राजनीति पूरे मुल्क में और स्टेट्स में चलेगी। तो स्वामी साहब, जब इतना बड़ा वैक्यूम आप देख रहे हैं जयललिता जी के बाद, तो क्या हम सोच सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी भी उस दिशा में देख रहे हैं? मैं देख सकता हूं, परंतु मेरे पार्टी में बहुत लोग डर जाएंगे, क्योंकि 40 एमपीज हैं लोकसभा के तमिलनाडु के। तो मैं एक एमपी होकर इतना खतरा पैदा कर सकता हूं, तो 40 एमपीज को होगा तो क्या करूंगा। इसीलिए मुझे वहां जाना
पूरा समर्थन मिले तो मैं तमिलनाडु में जाने के लिए तैयार हूं, परंतु मुझे नहीं लगता वो समर्थन मिलेगा। नहीं तो आप एआईडीएमके के सामने मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो एकजुट रहे, ये चुनौती है सामने। और आपको लगता है कि कोई संभावना या आशंका के बीच फिलहाल एआईडीएमके खड़ी है? एआईडीएमके की अब जो संगठन है वो शशिकला के हाथ में जाएगी, और आप शशिकला की भूमिका नहीं जानते, मैं अच्छी तरह जानता हूं, उनको अच्छी तरह जानता हूं और उनकी भूमिका भी अच्छी तरह जानता हूं। उनका कोई दृष्टिकोण राजनीति में, सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कंट्रोल बेस था और जयललिता के सहयोगी रहकर उसने सारी चीज़ें, कैंडिडेट सिलेक्शन, पैसा बांटने का ये सारा काम किया। अब वो महामंत्री रहकर संतुष्ट नहीं होने वाली है, तो ये पनीर सेल्वम तो पनीर जैसा ही है, तो इसीलिए वो मुझे लगता है कि वो प्रयास करेगी शशिकला इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए, और उसमें झगड़ा होगा क्योंकि जिस जाति को वो रिप्रेजेंट करती है उससे बाकी जाति यानी विरोध में आ जाएंगे। जयललिता की एडवांटेज थी, ब्राह्मण होने के कारण सारी जाति उसको मानने के लिए तैयार थे, परंतु जो डोमिनेंट जाति है तेवर कम्युनिटी, जिसमें शशिकला एक प्रतिनिधि है, वो उनको बाकी पार्टी में मानेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि विभाजन की ओर एडीएम की जा रही है। और ये कैसा संयोग है कि इस वक्त जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुए हैं वह भी चाय ही बेचते थे पहले, ये आपको जानकारी है? कौन? पेनिसलम जो है वो उनके हालांकि खेतीबाड़ी के परिवार से आते हैं, लेकिन उनके बारे में आया कि वह भी पहले चाय ही बेचा करते थे। शशिकला? नहीं, शशिकला नहीं, हाँ। पेनिसलम जो है। ओ पनीर सेल्वम, हाँ, वो तो दुकानदार थे। तो हाँ, वो परंतु उसको तो वो नुमाइंदे के रूप में आया है, क्योंकि जयललिता को उनसे कोई खतरा नहीं था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उसको घर भेजने के, क्योंकि 3 बार जयललिता को पद से उतरना पड़ा ये करप्शन केस के कारण। तो उस समय सबसे विश्वसनीय व्यक्ति ये था, इसीलिए मैं उसको पनीर कहता हूँ, जो जैसे दबाओगे वैसे दबेगा। तो उसका कोई मेरे ख्याल में ना उसकी बुद्धि है ना उसकी सोच है कि वो इस गद्दी को पकड़ के रख सकते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी, हम लोग जिस राजनीतिक मोड़ पर इस देश में खड़े हुए हैं, हम इसको अब देश के मुद्दे से भी जोड़ना चाह रहे हैं। अजीबोगरीब संयोग है, हम लोग 21वीं सदी में हैं, बात हो रही है कि भारत कहाँ कॉम्पीट करेगा, वो अमेरिका की तरफ भी देखता है। लेकिन आप ध्यान दें तो जयललिता ने पहचान दी 1 रुपए चावल, बच्चा नहीं पाल सकते हैं तो राज्य गोद में ले लेगा, बच्चियों को मुश्किल है तो गोल्ड दिया जाएगा, 50,000 रुपए दिए जाएंगे, आपको ग्राइंडर दिया जाएगा, आपको टेबल फैन दिया जाएगा, आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। और उसके बाद ये राजनीतिक प्रयोग बंगाल में भी नजर आया, छत्तीसगढ़ में भी नजर आया, दिल्ली में भी बिजली पानी के तौर पे नजर आया। यानी एक ऐसी सियासत हिंदुस्तान की जिसमें सत्ता रईस होती चली जा रही है, राजनीति महंगी होती चली जा रही है, और जनता 1 रुपए चावल और 2 रुपए चावल में वोट देके आपको स्थापित कर देती है। हिंदुस्तान की ये त्रासदी है या राजनीति की ताकत है? प्रसन्न जी, आपने ठीक कहा है, ये एक कल्ट फिगर्स की राजनीति शुरू हो गई है, जो एक अपनी छवि बनाकर रखते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं और अपने नुमाइंदों के माध्यम से संचालन करते हैं। विचारधारा की राजनीति अब धीरे धीरे पीछे जाती जा रही है, और इस तरह से चावल, टेलीविजन, हर तरह के फ्री बाइज बांटना एक ये अमूमन बात बनती चली जा रही है। आज देश में सारी लड़ाई विचारधारा की है। देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं? अब आप देखते हैं कि एक तरफ केवल धर्म के आधार पर लोग अपनी राजनीति करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। दूसरी तरफ राजनीति होती है कि
कौन गरीब का कितना पक्ष लेता है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में एक मिडिल क्लास ट्रेडिंग कम्युनिटी की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी वहां से अपनी पार्टी को राइट ऑफ सेंटर से धीरे धीरे से लेफ्ट ऑफ सेंटर ले जाने की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक मेजर शिफ्ट में देखता हूं आज नेशनल पॉलिटिक्स में। तो इस पॉलिटिक्स के केंद्र में विचारधारा है, इशू है, या खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी है? विचारधारा है। ओवैसी साहब, विचारधारा है या प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद हैं? ये सवाल स्वामी साहब दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। वो जवाब देंगे आप? नहीं, मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जयललिता ने मिक्सर दिया, ग्राइंडर दिया, सब चीजें दी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जिनके पास अकाउंट नहीं है उनके पैसों को खत्म कर दिया। ये हमारे लीगल पार्लमेंट में कहते हैं कि थियोरी ऑफ एमिनेंट डोमिनेंस। यानी कैसी हुकूमत है ये कि 50% हिंदुस्तानियों के पास अकाउंट नहीं है और कहते हैं कि 500,000 रुपये हम खत्म कर दिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। आर्टिकल 300A प्रॉपर्टी में पैसा आता है और ये हुकूमत तो गरीबों की दुश्मन है। मोदी जी लाख कह दें, मित्रों जहां जाकर कह दें, मगर ये गरीबों के खिलाफ हैं। ये 500 रुपये, 1000 की जो खत्म कर दिए, 50% लोगों के पास अकाउंट नहीं है। और पहले शुरू हुआ काउंटरफीट करेंसी, टेररिज्म, नेशनलिज्म। जब पूरा फेल हो गया तो अब आ गए कैशलेस इकोनॉमी। हिंदुस्तान दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क है जहां पर इंटरनेट बंद हो जाता है। तो नहीं मालूम किस राह पर मोदी जी ले जाना चाहते हैं। कभी दिल में आया तो संघ परिवार के भक्त हो जाते हैं, कभी दिल में आया गरीबों की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ हो ही नहीं रहा है जमीन के ऊपर, सिर्फ बातें हो रही हैं। और इसीलिए आज ये जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से सारे मुल्क में एक तबाही और बर्बादी मचेगी। याद रखिए, इनफॉर्मल सेक्टर खत्म होकर रह जाएगा और हम सबको भुगतना पड़ेगा इसके लिए। क्या स्वामी साहब ये ब्लाइंड मोदी जी ने खेल दिया है क्या, या सोच समझ के खेला है? मैं पहले दिग्विजय जी ने एक अहम बात कही विचारधारा का जी, उसमें आने चाहता हूँ। इनके लिए तो स्वप्न में भी मोदी दिखाई पड़ता है, ये समस्या है। आपको अरुण जेटली नजर आता है दिन रात, सुबह शाम। आप बड़े आदमी हैं, मैं छोटा आदमी हूँ। सर आप ब्राह्मण है साउथ इंडिया का और आप ही सबसे बड़े समझते हैं, दूसरों को समझते ही नहीं बड़ा आप। मैं ये पहले ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, जो मैं मानता हूँ, मैं इनसे सहमत हूँ। मैं कभी इनसे सहमत होता नहीं हूँ, परंतु इसमें सहमत हूँ। पहले आर्थिक विकास ये अनिवार्य है, परंतु पर्याप्त नहीं है राजनीति में। यानी पर्याप्त होता तो फिर नरसिम्हा राव जैसे, जिसने एक महापरिवर्तन ला करके ग्रोथ रेट को 3.5% से 9% तक ले गए थे 5 साल के अंदर, उनको चुनाव जीतना था, वो चुनाव नहीं जीते। राजीव गांधी ने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो उन्होंने पैदा की 14% की 5 साल में, वो अभूतपूर्व था। बाद में और पहले भी नहीं हुआ था, परंतु वो भी चुनाव हार गए। मोरारजी देसाई ने जिस प्रकार से मूल्यों को कम किया, किसी ने नहीं किया, परंतु वो भी चुनाव हारे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो आर्थिक विकास के बारे जो लोग कहते हैं, गरीब लोग ये वो अनिवार्य है। आई मीन, आप अर्थ प्रणाली को चौपट करेंगे तो जीत नहीं सकते हो, परंतु उससे नहीं होता है। और जो राजनीति आज तक चलती आई है 2014 के पहले, वो अधिकांश ऐसे मुख्यतः इस रास्ते से गई कि वोटों का विभाजन कैसे हो सकता है, और ख़ास तौर पर जात पर, भाषा पर, प्रांत पर, मज़हब पर, माने अल्पमत की मज़हब पर, वहाँ इकट्ठा किया, माइनॉरिटीज़ को इकट्ठा किया और मेजॉरिटीज़ को डिवाइड किया। ये राजनीति चलते आई है। तो मैं समझता हूँ कि इसका मुकाबला करना है तो फिर मेजॉरिटी की वोट को जितना, मेजॉरिटी तो 80, हिंदू तो 80% है, तो 80% नहीं
इस बार बीजेपी को 31% वोट मिली थी, पहले भी 21% वोट मिली थी, 10% ज़्यादा मिली, उसमें से मेजॉरिटी बन गई। और यदि 40% आएगी तो 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि आज देश के सामने ये है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को कितना कंसोलिडेट की जा सकती है। मैं नहीं कहता हूं कि नफरत पैदा करना दूसरों के खिलाफ, लेकिन हमारे में इतनी बुराई है, इतनी विभाजन है, उसको दूर करके एक साथ एक हिंदू वोट पैदा करना, ये मैं समझता हूं कि सबसे अनिवार्य है। तो अगर आप ऐसी पोजीशन पे होते जिस पोजीशन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहिए या फाइनेंस मिनिस्टर ही होते, 3 सवाल लोगों के जहन में बार बार आते हैं। पहला, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सरकार का रुख इस देश में मिलिट्री का नेशनलिज्म के साथ जोड़ने का प्रयास। दूसरा, जो आप फाइनेंशियल तौर पे जो डिसीजन ले लिया गया। और तीसरा, जो आप खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो स्थिति है कि बांट देना लोगों को और किस दिशा में ले जाना है, वो आपके पास एक विजन होना चाहिए। आपको लगता है जो हो रहा है वो गलत हो रहा है या सही दिशा है? नहीं, जो हमारे तरफ से हमारे प्रवक्ता लोग सिर्फ डेवलपमेंट ही कहते हैं, वो मेरे लिए लगता है कि वाजपेयी से सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था, इंडिया शाइनिंग, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दिया था, परंतु बुरी तरह हारे। हम आधा के बराबर हो गए थे। तो आज मैं समझता हूं कि देश के सामने 3 ही मुद्दे हैं। एक, आर्थिक विकास तो मैंने कहा अनिवार्य है पर पर्याप्त नहीं है, और हिंदुत्व और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एक विश्वसनीय अभियान, ये 3 होंगे तो फिर अपने देश में हम समाज को बदल सकेंगे। इन तीनों इशू पर दिग्विजय सिंह, प्रधानमंत्री की साख बैठती है, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो, चाहे आर्थिक विकास का और करप्शन के खिलाफ का मसला हो? जहां तक हिंदुत्व का प्रश्न है, हिंदुत्व के नारे पर ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। और इस देश में हमें तय करना है कि हमें गांधी का रास्ता अख्तियार करना है या गोलवलकर जी का रास्ता अख्तियार करना है। हिंदुत्व की जो बात की गई है अभी, मैं समझता हूं कि हिंदुत्व अपने आप में सनातन धर्म के मूल धुरी जो है उसके विरुद्ध है। लेकिन फिर भी हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर मुझे इस बात का दुख है कि हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो आरएसएस के घोर विरोधी एक जमाने में हुआ करते थे 90 के दशक में, जब ये कहते थे कि आरएसएस इज लाइक अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बंद कर देना चाहिए। कहते थे कोयम्बटूर ब्लास्ट हुआ तब उन्होंने कहा था कि आईएसआई और आरएसएस दोनों इस देश में कम्युनल डिवाइड करना चाहते हैं, इसलिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए था। तब उनका नजरिया दूसरा था, अब नजरिया दूसरा है। तो हिंदुत्व के जहां तक सवाल है, हिंदुत्व कोई आइडियोलॉजी नहीं है, केवल धर्म के नाम पर समाज को और देश को बांटकर अपनी राजनीति करना, इसलिए हम उसके साथ नहीं हैं। जहां तक आपने कहा आर्थिक करप्शन कौन पॉलिटिकल पार्टी है जो कि कहेगी कि नहीं, करप्शन नहीं मिटना चाहिए। लेकिन करप्शन मिटाने के मामले में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2010 में बुरारी एआईसीसी कांग्रेस में 5 पॉइंट एजेंडा करप्शन को मिटाने के लिए दिया था कांग्रेस पार्टी ने। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाने से करप्शन पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जब ट्रांसपेरेंसी की सारी बात होती है तो आप देखेंगे कि जो कंट्रीज में इनकम जो रिटर्न्स हैं, जहां पब्लिक डोमेन में है, वहां करप्शन सबसे कम है। क्या हम देश में हर व्यक्ति का जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, वेल्थ रिटर्न्स हैं, उनको यदि पब्लिक डोमेन में हम ले आते हैं तो उस पर एक निश्चित तौर पर प्रहार होगा। इसलिए करप्शन के मामले में हम लोगों की सोचीगत नीति है, और उसमें कुछ भी ये लोग कहें कालाधन मिटाने की बात, लेकिन डिमोनेटाइजेशन से न तो कालाधन रुकेगा, न काउंटरफीट करेंसी रुकेगी, ना करप्शन रुकेगा, ना टेररिज्म रुकेगा। इसलिए बहुत कुछ बातें जो असद जी ने कही हैं उनसे मैं सहमत हूं, और मैं समझता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जी भी इससे सहमत हैं
कि डिमोनेटाइजेशन से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है और बिगड़ेगी। लोगों के जो रोजगार थे वो समाप्त होते जा रहे हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ पा रही है, पेंशन नहीं बढ़ पा रही है, बीड़ी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। और अभी मैं बिहार पटना में था परसों के रोज, पता लग रहा है कि जो बाहर बिहार के लोग बहुत चेन्नई सारे मेट्रो सिटीज में हैं, वहां से उनकी नौकरी छूट गई है और छोड़ छोड़ के वो वापस बिहार लौट रहे हैं। तो ये परिस्थितियां और बिगड़ने वाली हैं आगे आने समय में। हाँ, मैं वैसे पुरानी बातों में नहीं जाने चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस का भी मुझे याद है कि उन्होंने गुजरात सरकार को गिराया कि क्योंकि करुणानिधि ने राजीव गांधी की हत्या की, और 1 साल के बाद उन्होंने करुणानिधि के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। तो जब मियाँ बीबी की झगड़ा होता है तो कई बातें चलती है, उसके बाद सुलह होने के बाद पड़ोसियों को कोई अधिकार नहीं है ये कि आपने ऐसा कहा वैसा कहा। सुलह हो गया तो सुलह हो गया। अब दूसरी बात, मैंने कभी डिमोनेटाइजेशन का विरोध नहीं किया। जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी, स्ट्रेटेजिक एक्शन कमेटी, जिसका मैं चेयरमैन था, मैंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन तो होना चाहिए, लेकिन एक उसकी पूरी तैयारी व्यवस्था होनी चाहिए, और तीसरा कि इनकम टैक्स को अबलिश करना चाहिए। जब तक आप इंसेंटिव, काला धन की इंसेंटिव को नहीं समाप्त करोगे, ये काला धन दोबारा पैदा हो जाएगा। आज मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जब एक नया टैक्स अमेंडमेंट आने वाला है, अभी राज्यसभा में रुका हुआ है क्योंकि रोज यानी सेशंस adjourn हो जाते हैं, उसमें कहा था, उसमें लिखा है कि आप अपना पैसा काला धन अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं, 50% सरकार ले लेगी और 25% आप विड्रॉ कर सकते हो, और 25% जीरो इंटरेस्ट में फिक्स डिपॉजिट में रखी जाएगी। अब आज जो दलाल आ गए हैं, बैंक ऑफिशियल्स, ऐसे लोग भी इसमें दलाल बन गए हैं, वो आपको 25% में ये दे देते हैं। तो आप 50% सरकार को देने के बजाय 25% दलाल को दे दो तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मुझे किसी ने कहा कि वो तो लेजिटिमेट होगा सरकार का। मैंने कहा लेजिटिमेट कैसा होगा, मेरा नाम तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। कल पता नहीं कौन के दिग्विजय सिंह की सरकार आएगी तो हमारी पीछा करेंगे उस नाम की लिस्ट लेकर। तो ये ज़्यादा सेफ है। और तो इस प्रकार की मेजर से, इस प्रकार के मेजर से नहीं हो सकता। मैं कहता हूं इसको ठीक से करते, 2000 रुपए को भी लाना था तो सेम साइज एज 1000 रुपये का करना चाहिए था। तो ये व्यवस्था में प्रॉब्लम आई है, जो कल्पना थी उसका मैं विरोध नहीं करता हूं। ओके, ओवैसी साहब, हम अब इस बात से कई चीजें निकल कर आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग या जो उनका विजन है, याद कीजिए सूट बूट की सरकार, राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, आप भी उस वक्त में जिक्र किया करते थे, फिर अखलाक का मुद्दा आया, नेशनलिज्म से जुड़ गया, अब करप्शन और ब्लैक मनी का आ रहा है। यानी इशू दर इशू, मुद्दा दर मुद्दा शिफ्ट होता है, पुराने मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं और नए मुद्दे किसी बड़े संकट के साथ आकर सामने खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसी स्थिति है? यहाँ पर मुझे साहिर लुधियानी का एक शेर याद आ रहा है कि जिसमें साहिर लुधियानी ने कहा था कि एक बादशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ा है मजाक। तो यही काम प्रधानमंत्री ने किया है, और वो हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। और हद तो ये हो गई कि वो जो गरीब का किस्सा, भिखारी का किस्सा उन्होंने सुनाया, वो बेचारा 2 साल पुराना किस्सा है। तो इससे मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री टाइम्स के साथ नहीं है। मगर इस एक बात वाज़ेह हो गई कि प्रधानमंत्री कलेक्टिव मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव नहीं करते, और हर चीज़ को नेशनलिज्म से जोड़ना, अगर नेशनलिज्म से आप जोड़ रहे हैं तो मैं स्वामी साहब से जानना चाह रहा हूं कि 120 लोग अब तक मर चुके हैं हिंदुस्तान के, लाइन में खड़े होकर पैसा लेकर खुदकुशी कर रही है। ये कौन सा नेशनलिज्म है? यानी इस पर कहां गया गुस्सा बीजेपी का? बीजेपी तो अपने आप को आइडेंटिफाई करती अल्ट्रा नेशनलिज्म से। 120 लोग मारे गए, आपको फिक्र ही नहीं है। 7 महीने लगेंगे, पैसा नहीं आने वाला है। तो झूठ का सहारा लेकर, प्रोपेगेंडे का सहारा लेकर और हर चीज को नेशनलिज्म से जोड़ देना,
इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज बीजेपी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है और मैं तो उम्मीद करूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक साफ और वाज़ेह फैसला उत्तर प्रदेश के अवाम दे, तभी जाकर हिंदुस्तान के वजीर आजम को समझ में आएगा कि एक तरफा फैसला लेने से कोई गुरु मूर्ति बोल दिया और शागिर्द सुन लिया, गुरु कह रहा है शागिर्द सुन रहा है और हिंदुस्तान के अवाम भुगत रही है उसको। यानी वो गुरु के बारे में स्वामी साहब सही बता सकते हैं, उन कितने काबिल हैं वो। स्वामी साहब, आपके कोई सुझाव नहीं लिया जाता है? नहीं, मेरा सुझाव उस समय मैंने 2014 में दिया था, उसका तो क्रियान्वित नहीं किया। अभी मैंने जरूर फिलहाल में सुझाव दिया था कि सिर्फ 25% टैक्स होनी चाहिए सरकार की और जो 50% फिक्स डिपॉजिट में उसमें 2% इंटरेस्ट में होनी चाहिए, जीरो नहीं। तो उसको बदल दिया, अब वो क्रियान्वित नहीं हो सकेगा, अभी नहीं, कामयाब नहीं होगा उसमें। मैं अब तो समझता हूं कि टैक्स में सुधार लानी चाहिए, इनकम टैक्स को निश्चित अबॉलिश करनी चाहिए और जो 4000 एक्साइज टैक्स के कमोडिटीज़ हैं उसमें पहला 21 आपको 90% एक्साइज रेवेन्यू दे देती है, तो बाकियों में हटा देना चाहिए। ये टैक्स की सरलीकरण करने से जो आज इंसेंटिव है काला धन के लिए, देखिए काला धन मैं एक बात बता देता हूं कि वो एक फ्लो है, ये स्टॉक नहीं है। विदेशों में जो जमा काला धन है वो स्टॉक है, परंतु घर देश के अंदर मेरे पास, मैं टैक्स को इवेड करके मेरे पास काला धन है और फिर मैं टैक्सी में जाता हूं तो उसको किराए में कैश में दे देता हूं, तो वो वाइट बन जाती है क्योंकि उसका यानी न्यायपूर्ण कमाई है। तो इसीलिए इसको टैकल करने के लिए जो इंसेंटिव है टैक्स इवेशन के लिए, काला धन उत्पन्न करने के लिए, वो चले जाना चाहिए। उसके लिए टैक्स की प्रणाली में महापरिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि इस बजट में करेंगे। नहीं, एक सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक कानून है, अगर आप ब्लैक मनी रखते हैं, करप्ट हैं, आपको सजा होनी चाहिए, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी स्थिति आप ले आए कि आपको रियायत दे देंगे, इतने % आप दे दीजिए, आपको छूट है, तो इस देश में कोई जेल तो जाएगा नहीं, सजा किसी को होगी नहीं। नहीं, वो तो मैं मानता हूं कि ये करने की जरूरत ही नहीं थी। ये जो अभी जो टैक्स अमेंडमेंट आया, उसके जगह में इनकम टैक्स अबॉलिश करते तो सारा उसमें कुशलता के साथ हो जाती। दिग्विजय सिंह जी, यदि आप मोदी जी का मंत्रिमंडल देखें तो उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जितनी योग्यता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी में है। जो व्यक्ति 24 साल की उम्र में हार्वर्ड में पीएचडी जिसने कर लिया हो इकोनॉमिक्स में, आज मोदी जी को इनकी कोई कदर नहीं है। मेरा तो सुझाव यह है कि जिस समस्या में मोदी जी ने पूरे देश को डाल दिया है, ये अरुण जेटली जी की घोर असफलता मैं मानता हूं और उन्हें से तत्काल हटाकर और सुब्रमण्यम स्वामी जी को वित्त मंत्री बना देना चाहिए। अब तो लगता है मेरा चांस गया। नहीं नहीं, आप प्रयास करते रहे, हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो मनमोहन सिंह भी पढ़े हैं। नहीं नहीं, हार्वर्ड में नहीं पढ़े, कैम्ब्रिज में। नहीं, हाँ वो उनकी पीएचडी कैम्ब्रिज से, वो छोटा देश जो है ना इंग्लैंड, वहाँ। ये देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इस योग्यता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी में है। जो योग्यता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी में है वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में किसी में भी आपको नहीं मिलेगी। अरुण जेटली जी को इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना? लॉ मिनिस्टर बनाइए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बनाइए, ताकि वो समय समय पर अपना दैट डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस को अदला बदली करते रहें। सुब्रमण्यम स्वामी जी को बनाइए, टैक्स में रिबेट मिलेगी, हर तरह की सुविधा सबको मिलेगी, और जिस मुसीबत में मोदी जी ने इस देश को डाल दिया है उससे निवारण करता कोई यदि है तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है। अब कभी कभी मीठा से भी मारा जा सकता है।
कल मैं नेशनल हेराल्ड केस को सीरियसली लूंगा तो फिर आप मेरे विरोध में हो जाएंगे, मैं जानता हूं। नहीं, देखिए, नेशनल हेराल्ड का जहां तक मसला है वो आपका अपना अलग एजेंडा है। एक समय आप सोनिया जी के साथ भी थे, राजीव गांधी जी की आप मित्र भी रहे हैं, तो उसको आप ज्यादा समझते हैं, मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। भाई, इस यारी को देख के हमको तो ये याद आ रहा है कि आज संयोग ऐसा है, 6 दिसंबर का दिन है और जो हुआ अयोध्या में उस वक्त जो आपकी सोच थी और आज जहां आप खड़े हैं, दोनों में अंतर आया है। तो क्या कौन सी नई बात है? महात्मा गांधी से ये पूछते थे लोग, जब शुरू में उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था देश में होनी चाहिए, फिर 1946 में कहा कि नहीं, इसको रद्द करना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि आपने तो बदल दी, उस समय ऐसा कहा था, हरिजन में ऐसा लिखा। तो उन्होंने कहा कि ये है मेरा लेटेस्ट पोजीशन, आज की परिस्थिति में ये उपयुक्त है। तो राजनीति में परिस्थिति बदलते हैं तो आपको नया जानकारी मिलती है। और जहाँ तक सोनिया जी के बारे में, मैं खुद जानते हैं कि क्या अग्रीमेंट पर हमने बीजेपी गवर्नमेंट को गिराने में जयललिता की मदद की, और उस अग्रीमेंट को तोड़ दिया था मैंने काम करने के बाद, तो वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का झगड़ा था शायद। नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का नहीं था, एक वैकल्पिक सरकार, मिलीजुली सरकार बनाने की थी। उसमें कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम अकेला बनाएंगे। वैसे साहब, आप खामोश हैं, लेकिन देखिए, हमने 6 दिसंबर का जिक्र किया तो उन्होंने गांधी जी को बीच में ले आए। हमने 6 दिसंबर का आपके साथ जिक्र किया तो आपने गांधी जी का उदाहरण दिया। मोदी जी कहते हैं सरदार का उदाहरण दे देते हैं, हमेशा सरदार पटेल को ले आते हैं। ये जो अतीत के कैरेक्टर्स हैं और मौजूदा वक्त की जो परेशानियां हैं, वैसी साहब कहां खड़े हैं आप इस सियासत में? देखिए, इस मुल्क में जो परेशानियां हैं, इसका हल उसी वक्त निकलेगा जब इंसाफ होगा, और जब तक इंसाफ नहीं होगा परेशानियां बढ़ते जाएंगी। अफसोस की बात यह है कि 24 साल हो गए बाबरी मस्जिद की शहादत होकर, अभी तक जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया, ना उनके खिलाफ मुकदमा चलता है, ना उनको छोड़ दिया जाता है। और हद तो ये हो गई कि जो बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त मिठाई बांट रहे थे, कूद रहे थे, आज वो गंगा की सफाई में लगे हैं। इससे बड़ी नाइंसाफी की बात और क्या हो सकती है, बता दीजिए आप। जिस पर इल्ज़ाम है बाबरी मस्जिद की शहादत का, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सबको सजा हुई, फांसी हुई, हर जगह हो जाता है, मगर ये जो गाड़ी रुक जाती है ना इंसाफ की, ये हमको बड़ी फिक्र करती है। और जब तक इंसाफ नहीं होगा, ना सही तरीके से अमन होगा, ना सही तरीके से हम तमाम तबकों को साथ लेकर चलेंगे। और इसमें दोनों जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस पावर में थी, कुछ नहीं करी, बंबई में क्या क्या नहीं हुआ, मालेगांव हुआ। तो यही प्रॉब्लम है कि पावर में जब कांग्रेस होती है तो रुख और रवैया अलग हो जाता है, जब इख्तिदार छूट जाता है तो अचानक इनको सब चीजें याद आ जाती हैं। बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी ये समझती है कि हम नेशनलिज्म का तकाजा ये है कि इंसाफ नहीं करेंगे, यही नेशनलिज्म है। ये इन्हीं वजहों से मुल्क में और परेशानियां बढ़ेंगी। हम कुछ सवाल भी लेते हैं, जरा जोड़ते भी चलें साथ में। जो सवाल पूछना चाहते हैं जरा माइक दें उन्हें, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। उसके पहले मैं जी, आप जवाब देना शुरू करें। देखिए, ये ज्ञानी व्यक्ति हैं, हमारा उनका मतभेद कई व्यक्तियों बातों में है, परंतु इनकी यानी देशभक्ति पर मुझे कोई संदेह नहीं है। बाहर जाकर हमारी देश के वो डट के बोलते हैं। पाकिस्तान में खास तौर पर वो उनको पाकिस्तान को जो सुनाते हैं, उससे कोई भी राष्ट्रवादी देशभक्ति के जो हैं वो खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं उनसे एक बात कहता हूं, ये जो बाबरी मस्जिद कहते हैं, बाबरी मस्जिद तो एक मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट दी है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी थी। अब इस्लाम में, मैं तो इस्लाम का एक्सपर्ट नहीं हूं, परंतु जो मुझे सऊदी अरेबियन मेरे मित्रों ने समझाया, मस्जिद एक नमाज पढ़ने का स्थल है और नमाज तो कहीं भी पढ़ा जा सकता है। और इसीलिए अरब देशों में, मुसलमान देशों में, मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में मस्जिद को कभी तोड़ते हैं और शिफ्ट करते हैं,
सड़क बनाने के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, यहाँ तक जहाँ पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी उस मस्जिद को भी तोड़ा महल बनाने के लिए। तो मैं आपसे पूछने चाहता हूँ कि इनके नेतृत्व में मुसलमान सब के हैं, बाकी सारे जो मंदिरों के बारे सवाल उठाए इसको छोड़कर ये 3 प्रमुख मंदिर जो हैं उसमें हम मस्जिद दूसरे जगह बनाने के तैयार हैं। खास तौर पर सरयू नदी के उस पार बाबरी मस्जिद बना लें और हमें यहाँ राम मंदिर जहाँ राम पैदा हुए हैं, ये हमारी आस्था है, उसको मान लें तो हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत जबरदस्त पैदा हो जाएगी। जी सर, सबसे पहली बात यह है कि बार बार स्वामी साहब किसी अरब मुल्क का जिक्र करते हैं, मुस्लिम मुल्क का। देखिए, स्वामी साहब अभी तक इस बात को तैयार नहीं है समझने के लिए, मानने के लिए कि मुसलमान हिंदुस्तान का बाइज़्ज़त शहरी है। मुझे पाकिस्तान से, मुझे सऊदी अरब से, मुझे ईरान से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब रहा है, इसीलिए हमने जिना के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। दूसरी बात यह है कि अगर बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाता तो यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट कैसे आता? बाबरी मस्जिद का तोड़ना एक क्रिमिनल एक्ट था और जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया उनके खिलाफ सजा मिलना जरूरी है। उनको कैसे केस चलता है? 2G का फैसला आ जाएगा, स्वामी साहब उसमें पिटिशनर थे, अब इस साल या जनवरी फरवरी में फैसला आ जाएगा। बाबरी मस्जिद का शहादत का फैसला क्यों नहीं आएगा? तीसरी बात स्वामी साहब बोलते हैं कि 2 मंदिरों की और बात करते हैं स्वामी साहब, आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ कि 1947 के बाद जितने भी मजहबी जगहें हैं उनका कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। आप उसको कैसा खोलेंगे? आप नहीं कर सकते। मेरा बोलना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, आप जाके मोदी साहब के पास बैठकर लड़िए। फाइनेंस मिनिस्टर आप नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, कम से कम इस फैसले का डे टू डे हियरिंग करवा दीजिए। और साथ में बोलिए कि क्रिमिनल केस जो अडवाणी के ऊपर, उमा भारती के ऊपर, मुरली मनोहर जोशी के ऊपर चल रहा है, इन तमाम केसेस को चलवाइए। क्यों नहीं सजा मिलती इन लोगों को? आखिर सजा मिलना, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, नहीं क्रिमिनल केस का, क्रिमिनल केस नहीं, क्रिमिनल केस आखिर 24 साल से क्यों लगता है कि आखिर खत्म कब होगा? और बार बार ये कहना कि वहां क्यों बना लेंगे? अगर कल के दिन सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि नहीं, टाइटल आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, तो मानना पड़ेगा। ये प्रसून जी, ये मंदिर मस्जिद के झगड़े ने इस देश को तबाह कर दिया सर। आप ही ने तबाह किया। आज मुसीबत है, आज परेशानी है लोगों की, बेरोजगारी की, रोजगार की, गरीबी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और हम मंदिर मस्जिद के झगड़े में उलझे हुए हैं। सर इसमें इंडियंस फर्स्ट, नहीं सर, बाद में धर्म हमारा होता है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर आप पीवी नरसिम्हा, सुनिए, वंदे मातरम कहने में पीवी नरसिम्हा राव के पर्सनल सेक्रेटरी राव साहब की किताब पढ़ेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। राव साहब की किताब में लिखा हुआ है कि दिग्विजय सिंह साहब राम मंदिर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। प्रसाद साहब की किताब में लिखा हुआ है। आज यहाँ पर आप कहते हैं बात, उस पर अलग से बहस करा लीजिए, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप दोनों ने मिलकर मंदिर मस्जिद के झगड़े ने इस देश को तबाह कर दिया। आप तहफ़्फ़ुज़ कर ही नहीं सकते। आप अपनी पार्टी को नहीं बचा सके तो मंदिर मस्जिद क्या बचाएंगे? आप अपनी पार्टी को बचाइए। आपकी हुकूमत थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत थी, हर जगह आप जुल्म करते हैं और जब नुकसान हो जाता है अचानक आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एतराज है ओवैसी साहब की 2 जून की रोटी के लिए हिंदुस्तान मशक्कत करता है। आप खुद बताते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। हिंदुस्तान की जो माली हालत है उसमें सवाल यह नहीं है डिमोनेटाइजेशन जो हो गया है, मसला तो यह है कि आपके पास न्यूनतम भी नहीं है। और कौन सी लड़ाई लड़ी? सवाल देखिए, अगर मैं नौकरी की बात करता हूं तो अपीजमेंट का नारा लगा देते, मैं इंसाफ की बात करता हूं तो आप नौकरी की बात करते। आखिर आप ये जो पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि मैं नौकरी की बात करूंगा तो आप बोलते अपीजमेंट, मैं इंसाफ की बात करूंगा तो आप बोलते नहीं, देश के सामने इंसाफ मुद्दा नहीं है। अरे इंसाफ ही सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के सामने। अगर डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ी नाइंसाफी किससे हुई? नाइंसाफी गरीबों से हुई, नाइंसाफी उन लोगों से इनके पास अकाउंट नहीं है, नाइंसाफी उन लोगों से जो 20 करोड़ लेबर मार्केट में। हम जरा सवाल ले लें जी, पूछें। मेरा नाम अमित खेमका है सर, आई एम अ लॉयर। मेरा सवाल स्वामी जी से है, क्योंकि आप कानून को भी समझते हैं और इकोनॉमिक्स को भी समझते हैं, तो मैं जो निर्णय लिया गया नोटबंदी का उसके बारे में आपसे सवाल करना चाहता हूं। सेक्शन 26
आरबीआई एक्ट का ये कहता है कि सेंट्रल बोर्ड की रिकमेंडेशन पे ही आप किसी नोट को बंद या चालू कर सकते हैं, और उसमें 21 लोग हैं। लेकिन सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो बार बार ये कहते हैं कि इस बारे में सिर्फ 3 या 4 या 5 लोगों को ही मालूम था। तो इसमें से कौन सी बात सही है? सेंट्रल बोर्ड की रिकमेंडेशन थी तो कम से कम 21 लोगों को मालूम था। अगर यह बात सही है कि सेंट्रल बोर्ड ने रिकमेंड किया तो 21 लोगों से ज्यादा को पता था, या यह बात ठीक है कि सिर्फ 4 या 5 लोगों को पता था तो सेंट्रल बोर्ड की रिकमेंडेशन नहीं ली गई? जी सुब्रमण्यम साहब। गैर कानूनी। अब 21 लोगों को पता था या 5 लोगों के पता था, ये वैसे आरबीआई एक्ट में लिखा है कि रिजर्व बैंक हैज द राइट टू डिसकंटिन्यू ए सर्विस, ए सीरीज, और इसकी इंटरप्रिटेशन सीरीज माने सारे सीरीज को भी कर सकते हैं या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब 9 तारीख को आगे बढ़ने वाली है। उसमें आप देख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट इसी इश्यू को कंसिडर कर रही है क्योंकि रिट पिटिशंस फाइल हुए थे, उस पर बहस चल रही है। हमारी इंटरप्रिटेशन है कि रिजर्व बैंक गवर्नर एक सीरीज को कर सकते हैं तो अनेक सीरीज को भी कर सकते हैं, और उस पर हमारी एफिडेविट भी फाइल हुई है। तो अभी यहाँ तो आपको मैं राय नहीं दे सकता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को कंसिडर कर रही है। मुझे नहीं लगता इसमें डीमोनेटाइजेशन में या नोटबंदी में कोई अवैधता हुई है। जी पूछें, माइक दीजिए, पास दीजिए, हम बस एक सवाल और लेंगे। मेरा एक सवाल डॉक्टर स्वामी जी से है। सर, यू आर ए वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट। ये जो नोटबंदी जो हुई है, इसमें जब लोग जो बैंक में नोट जमा करने आते हैं, ये करीब 12 लाख करोड़ हो गया जमा। तो ये काउंटरफिट, इसमें काफी काउंटरफिट नोट हैं। काउंटरफिट नोट लीगल सिस्टम में आ गया, तो इज इट नॉट अमाउंट टू लेजिटिमाइजिंग काउंटरफिट नोट? And which is a cause for great concern, because ultimately the main objective is to tackle counterfeit notes. तो इसमें कोई भी बैंक 1,20,000 ब्रांच में से ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जब बैंक का कैशियर जब नोट जब कर रहा है रिसीव, वो काउंटरफिट भी ले रहा है, नॉन काउंटरफिट भी ले रहा है। तो इज इट नॉट ए ग्रेट थ्रेट? सर, आपकी यही बात को प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट स्पीच में बोलने वाले हैं कि 12 लाख करोड़ में काउंटरफिट आ गया। देखिए, नहीं, कहीं इनको एंटी नेशनल ना कह दें। नो, मैं आई हैव सपोर्टेड द डिमोनेटाइजेशन एज ए पॉलिसी। आई हैव रिटन ऑल्सो इन द न्यूज़पेपर। स्वामी साहब, क्या जवाब है इसका? क्या जवाब दिया जाए? इनकी बात में वजन है। ये मैं पहले से कह रहा हूं, पहले दिन से ही। मुझे कई लोग मुझसे नाराज भी हुए। मैंने कहा ये कल्पना बहुत अच्छा है, ये करना जरूरी है, टेररिस्ट को बड़ा धक्का होगा, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो तैयारी करनी चाहिए इस 2.5 साल में की नहीं, और उसमें ये है क्योंकि क्या हो रहा है कि जो सिस्टम चल गई, क्योंकि हमारे पास स्टाफ तैयार नहीं था, ये नहीं था, और सारे व्यवस्था में गड़बड़ हो गई। तो आज जिनके पास काला धन था, पहले मान लीजिए 100 रुपया किसी के पास था, वो काला धन आज नए नोटों में 75 रुपए है, और 25 रुपए नए दलालों को मिला है। तो बैंक ऑफिसर्स, ये सारे लोगों ने 25% लेकर आपकी काला धन को 75% को कर दिया, नए नोट में दे दिया। अभी भी काला धन है, बट नया नोट अच्छा, में आप दे ये दिया। जब बोल रहे हैं तो आप एक बात बताइए, आप अरुण जेटली को एफिशिएंट फाइनेंस मिनिस्टर मानते हो कि नहीं? ये एक्सपर्ट ओपिनियन है इनका। ये आपकी अपनी इकोनॉमिक्स स्टाफ हो, हार्वर्ड में आप पढ़े हो। अरे आपसे बड़ा कौन काबिल आदमी है? देखिए, मैं ये मीठी बातों से मरवाएगा मुझे लगता है। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट साइंस, फाइनेंस, इसमें ये फर्क है कि इकोनॉमिक्स एक जनरल इक्विलिब्रियम सेटअप है। जैसे रघुराम राजन का मेरा झगड़ा इस बात पे थी,
उसने कहा कि ब्याज को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, लेकिन ब्याज बढ़ाने से सारे छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग बंद हो गए क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया। इसी प्रकार से अमेरिका का डिप्रेशन इसीलिए हुआ था 1930 में कि लोगों ने कहा कि वेज रेट को कम करोगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बट वेज रेट को कम करोगे तो परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों कनेक्टेड है और वकील लोग कर नहीं सकते। तो एक इकोनॉमिस्ट जो है उसको ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए, इतना मैं सहमत हूँ। आखिरी सवाल जी। बिल्कुल एक मुख्तसर सा सवाल आप तीनों के लिए आदाबर से। सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जीते हैं हिंदुत्व के वोट से, लेकिन क्या आपको लगता नहीं यूपीए के इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार था, उसके विरोध में प्रधानमंत्री जी को इतना ज्यादा भारी समर्थन मिला? दूसरा, आपने कहा कि वो गोलवारकर के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है गांधी को ज्यादा रेलेवेंट किया तो इस सरकार ने किया स्वच्छ भारत अभियान के तौर पे। तीसरा, आपसे हम पूछना चाह रहे थे, आप मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुमाइंदगी जो कम रही है मुसलमानों की वो कांग्रेस रूल शासित राज्य में रही है। क्वेश्चन कहाँ है इसमें? तो मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आप किस हैसियत से मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, क्योंकि मुसलमानों की हालत इतने सालों से इतनी खराब आपके शासित राज्य में मैं रही तो है। देशवासियों का रहनुमा हूँ, हिंदुओं का भी हूँ, मुसलमानों का भी हूँ, अकेला किसी का एक का नहीं हूँ। और अब मैं ओवैसी जी से और जानना मैं आपसे चाहूंगी, कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगवाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी गुरु गोलवलकर जी की मूर्ति लगवा लिया करें। ओवैसी जी आप वो कहते तो हैं कि हम आप लगा भारत देंगे, मोदी की जरूरत नहीं है। गोडसे जी की मत लगाइएगा, गोडसे की मत लगाइएगा। गोडसे और हमारे से ओवैसी कोई जी संबंध से नहीं। आखिरी सवाल, ओवैसी जी आप कहते हैं भारत का मुसलमान संविधान पे यकीन करता है, तो पीनल कोड को भी मुसलमान मानता है, सीआरपीसी को भी मानता है, लेकिन जब औरतों की हुकूक की बात आती है तो अपना शरिया को यकीन करता है, जिसके वजह से जो मुसलमान औरतें हैं सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो संविधान में महिलाओं के अधिकार दिए गए हैं उसके तहत भी काम किया जाए? जब आप पीनल कोड मानने को तैयार हैं या फिर सीआरपीसी को, तो शरिया क्यों नहीं? बस जवाब दीजिए, बस खत्म। घंटी बज रही है। जी नहीं, आप जवाब दीजिए। घंटी बज गई। तो मैं हमारी बहन से इतना ही कहूंगा कि आप बीजेपी से वाबस्ता हैं। सुने, मैं आप नहीं, आप वाबस्ता हैं बीजेपी से, मैं मुबारकबाद आपको। बीजेपी में उनका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि ये हमारी इज्जत नफ्स के लिए एक सवालिया निशान है या नहीं कि प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय को कोट करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों का प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। आप दीनदयाल उपाध्याय की थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को कभी पढ़ लीजिए, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय ने जितनी बदतमीजियां और बेइज्जती मुसलमानों की किसी के भी नहीं की, और आप फिर मुस्लिम खवातीन के इज्जत इंसाफ की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि शरिया एप्लीकेशन एक्ट क्यों बना? 1937 में बनने की वजह यह थी कि एक मुस्लिम बेटी को उसके भाई ने बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, तो उलमा इकराम ने मिलकर वो एक्ट को बनाया। तीसरी बात, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, कोर्ट का फैसला जो आएगा वो आपको भी मंजूर होगा, मुझे भी मंजूर होगा, मगर जो डिवोर्स रेट हिंदूज और मुस्लिम में है 2011 सेंसस का, हिंदूज में 0.76 है, मुसलमानों में 0.56 है। तो ये भी डेटा आपके सामने है। और लास्ट बात यह है कि अगर आप बोलती हैं कि भाई बीजेपी बोलती यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं है? क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 नहीं है? क्या इंडियन सक्सेशन एक्ट नहीं है? और कैसे आप इस मुल्क के आदिवासियों से कहेंगे जब सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट उन पे अप्लाई नहीं होता? तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती, उसकी डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म है। जहां तक खवातीन की बात है, मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट के सामने है यह मसला। कोर्ट इससे पहले भी फैसले दे चुका है, अब ये फैसला आएगा, कोर्ट तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चर्चा यहीं पर खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।